हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब फ्रेंड्स? हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में हम एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ा रहे थे। हाउ आर यू फ्रेंड्स? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों का एनसीईआरटी जो चल रहा था वो चैप्टर्स फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, केवल उसका क्वेश्चन आंसर कराना बाकी था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स का शेड्यूल, हर स्टेट के एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जारी हो चुका है और आपको पूरे तरीके से तन मन धन से जुड़ जाना है। केवल और केवल उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम का सिलेबस है। अगर इससे बाहर आप पढ़ते हैं, सिलेबस से बाहर, तो गारंटी लिख के ले लीजिए आप एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। कहने का मतलब कि सिलेक्शन से आउट हो जाएंगे। तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस जितना है उतना ही पढ़िए, बट कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड के साथ पढ़िए। हर एग्ज़ाम्स में हर लेक्चर्स पढ़ाने के पहले मैं आपको यही समझाता हूँ कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या ना पढ़ें। अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि क्या ना पढ़ें, एग्ज़ाम्स के लिए क्या नहीं पढ़ा जाता है, तो वो सबसे बेटर आपके लिए होता है। उसी दिन आपका 50 से 60% सिलेक्शन श्योर हो जाता है, जिस दिन आपको इतना समझ में आ जाता है एग्ज़ाम्स के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। इस पर भी मैंने एक लेक्चर ले रखा है, चाहे तो आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हो। किसी दिन और बेहतरीन ढंग से और अच्छे से समझा करके मैं इस पर लेक्चर ले लूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हमारे सामने देख रहे होंगे, हमने अकार्बनिक रसायन लिखा है। अकार्बनिक रसायन केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी, पेट, टेट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जीएस के पेपर में साइंस के 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं। और वो साइंस के जो 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं केवल और केवल फैक्ट्स पे होता है, केवल फैक्ट्स पे होता है। जो यूपी पीसीएस लेवल का होता है, अदर स्टेट पीएससी लेवल का होता है, पेट के लेवल का होता है, यूपी ट्रिपल एससी या वनडे, इन सब के एग्जाम्स पे केवल फैक्ट और थोड़ी सी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप वो क्वेश्चंस को क्रॉस कर जाते हो। तो अगर यूपीएससी का एग्जाम्स होता है तो यूपीएससी में पहली चीज़ कि आप जान लीजिए उसका फंडामेंटल अलग होता है। यूपीएससी यूपीपीसीएस में ज़मीन आसमान का डिफरेंट होता है। दोनों पेपर को जब आप एक समान तरीके से एक नज़रिए से देखोगे तो आप बहुत ही डिफरेंट पाओगे। यूपीएससी कभी भी अगर पेपर पूछेगा तो वो कॉन्सेप्ट को इतना डीपली पूछता है, इतना डीपली पूछता है कि वो आपको किताब में नहीं मिलेगा। अगर एक कॉन्सेप्ट पूछा है तो उसमें दूसरा विकल्प उसका करेंट का रहता है, तो उसका पैटर्न अलग होता है। और यूपी पीसीएस या अदर लेवल पीसीएस पीएससी, उसका लेवल अलग होता है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स और क्या कहते हैं, फैक्ट्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको चीज़ों को समझने में, चाहे आप जिस भी लेवल का एग्जाम दो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीएससी, वनडे, बैंक्स, जो भी एग्जाम्स दो, आपके सारे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स विथ फैक्ट्स तैयार रहें। किसी भी एग्जाम में बैठो वो आप क्वालिफाई कर जाओ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हमारे सामने देख रहे होंगे कि हमने बोर्ड पर लिखा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन पढ़ाने का पीछे मकसद क्या था? क्योंकि ये केमिस्ट्री का वो पार्ट है जहाँ से आपको बहुतायत मात्रा में क्वेश्चंस मिलते हैं। आप क्वेश्चंस बैंक करके उठा लीजिए, एक एक लाइन के फैक्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे सर्वाधिक जहाँ से प्रश्न बनता है किसी भी एग्जाम में, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है इन्हीं पार्ट से बनता है। हम धीरे धीरे एग्जाम के आने तक पूरी तरीके से रिवाइज भी, कवर भी, सब कुछ कर डालेंगे। और आपको पता होगा कि पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज पे सिलेक्शन होता है। जितना आप रिवाइज करोगे, सिलेक्शन का बस एक ही नियम है, रिवाइज। मैक्स एक बार पढ़ो, 100 बार रिवाइज करो, आप सिलेक्शन ले लोगे। और अगर 100 बार पढ़ो, एक बार न रिवाइज करो, सिलेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अकार्बनिक रसायन में जैसे कि सब लोग जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे विद्यार्थी थोड़ा ना थोड़ा तो साइंस जानते ही हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो हम समझाते चलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर्स को शुरू करते हैं। अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है जिसमें एक ऐसा रसायन, एक ऐसी विज्ञान की पद्धति जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। वो रासायनिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है कार्बनिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो अकार्बनिक रसायन में हम आज पढ़ेंगे धातु, अधातु, पदार्थ, ये सब यौगिक मिश्र धातु। क्योंकि यूपी पीसीएस का जब आप पेपर उठाएंगे तो आपको हर साल, प्रत्येक ईयर
आर ओ ए आर ओ, इन सब में 1 से 3 प्रश्न मिल ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर प्रश्न में, हर एग्जाम्स में मिलते हैं। तो आइए धातु देखते हैं फ्रेंड्स। धातु जो होता है, धातु, अधातु, यौगिक, द्रव्य, ये सब जो होता है द्रव्य के अंतर्गत आता है। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुनिया में सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है। जैसे धातु हो गया, धातु क्या होता है? ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इसमें आपको दो दो कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इसमें आपको समझना क्या है, तत्व क्या होता है। तो एलिमेंट्स, इसीलिए मैंने इधर परिभाषा लिख दिया है, चाहे तो आप बेहतरीन ढंग से नोट्स को बना सकते हैं, ताकि एग्जाम्स के समय एक एक लाइन्स का नोट्स आप देख करके वहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तत्व क्या होता है? वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हमने इधर लिखा है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और फिर इसमें आपको समझना है तत्व क्या होता है? वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक विधि या रासायनिक विधि, आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। भौतिक विधि मतलब अगर उसको तोड़ा जाए, फोड़ा जाए। रासायनिक विधि मतलब अगर कोई केमिकल या किसी अन्य विधि द्वारा, जितनी भी विधियाँ पॉसिबल हैं उतने द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे सोडियम है, अब सोडियम को तोड़ करके कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। लोहा है, हाँ ये बात अलग है कि लोहा में कुछ और मिला करके वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कोई एक मेटल होता है, उसको आप अलग अलग मेटल में डिवाइड नहीं कर सकते हो। उसमें कुछ मिला करके कुछ निर्माण कर सकते हो, लेकिन उसको एक ही को अदर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये जो होता है तत्व कहलाता है। अब तत्व भी 3 तरीके का होता है। जैसे धातु हो गया धन विद्युतीय तत्व। इसको धन विद्युतीय तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्याग करके धनायन बना रहा है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो जो देता है धनदाता कहलाता है। आपके पास धन की कमी है, आप बैंक से जाते हो, तो बैंक क्या है? धनदाता है। तो वह धन को क्या कर रहा है? आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और वो धनायन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो भी तत्व रखते हैं, ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा, पोटेशियम है, यह भी इलेक्ट्रॉन तक तक। कैल्शियम है, यह भी इलेक्ट्रॉन तक त्यागता है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं, आपको एक चार्ट में इसको याद रख लेने की जरूरत है। वैसे आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ठीक है, वो। अब आते हैं हम अधातु पर। अधातु को ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। ये है बैंक और ये है ग्राहक। ये धातु जब भी मन में आए कि धातु क्या होता है, होता क्या है, जब आप चीज़ों को रिदम में लाते हो, पढ़ते हो, तब तक आपको याद रहता है। लेकिन अगर आप 6 महीना 7 महीना रिवाइज नहीं करते हो, या 1 महीना 2 महीना रिवाइज नहीं करते हो, तो अच्छे अच्छे कंपटीटर्स चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, धातु की परिभाषा अगर मैं कुछ लड़कों से पूछ लूँ तो नहीं बता पाएंगे। तो धातु का मतलब, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको याद करने की ट्रिक है, याद करने की जरूरत हो, तो समझ लीजिए अगर आपसे कोई धातु पूछा तो आपके माइंड में एक आ जाना चाहिए कि धातु इज इक्वल टू बैंक। बैंक क्या है? धन देता है। तो धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्याग करके धनायन बनता है। अधातु क्या है? कस्टमर है, ग्राहक है। यह क्या करता है? धन को लेता है। जो धन लिया उसके ऊपर ऋण लद गया, लोन हो गया, तो ये ग्राहक हो गया। ऋण विद्युतीय तत्व तो इसीलिए कहा जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन है, अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? ऋणात्मक तत्व आ गया, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ब्रोमीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए O2 माइनस हो गया। ये सब जो 2E ये सब हैं, ये सब का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होती है, अर्थात संयोजकता होती है, उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो ये सब हम लोग अगर कभी संयोजकता का चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। वैसे संयोजकता कंपटीशंस में नहीं आता है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाया आपको, ताकि आप उतनी ही चीज़ों को कवर करें जितना इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझना है तो मैं किसी दिन एनसीईआरटी पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये अधातु हो गया। तीसरा उपधातु होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने लिखा है। उपधातु क्या होता है, ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब ये उपधातु कुछ ऐसे तत्व होंगे जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता होगा, जिसमें अधातु का भी गुण पाया जाता होगा। तो ये आपका क्या हो गया, धातु हो गया। आपने सीखा क्या, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, तत्व क्या है। अब हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे धातु व धातु में अंतर क्या है। इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि आगे जहां से आपका मेन क्वेश्चन उठता है, फैक्ट्स जहां से उठते हैं, वो क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इतना सारा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। तो धातु के गुण क्या होते हैं, जैसे धातु क्या है, ठोस होता है। ठोस में जैसे लोहा, तांबा, सोडियम। लोहा ठोस है, तांबा ठोस है, सोडियम ठोस है। ये अपारदर्शी होता है, मतलब इस लोहे से आप दूसरे लोहे के अंदर से दूसरे को नहीं देख सकते हो। अपारदर्शी का मतलब जिस वस्तु के अंदर से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता हो, या बाहर से अंदर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता हो, या उस पार दिखाई नहीं देता हो, तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो ठोस होता है, अपारदर्शी होता है, इसमें विशेष चमक होती है। अगर लोहा को आप पिंट कर दो तो विशेष चमकने लगता है। गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ये सब विशेष चमक वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी यही विशेषता है। आपको इतना याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो आप एक लाइन में बता देना कि धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर ये भी नहीं आता तो आप इतना बता दीजिए, ऐसा तत्व जिसमें विद्युत लाइन बहता है। अगर ये भी नहीं आता तो ये बता दीजिए, जिसमें करंट फ्लो होता है वो धातु कहलाते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता वो अधातु कहलाते हैं। तब भी सामने वाला व्यक्ति या एग्जामिनर जान जाएगा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ये क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें उष्मा और विद्युत फ्लो होता है। अगर आप इसमें कोई तार या करंट प्रवाह करना चाहें तो वो फ्लो करने लगेगा। ये कुछ धातु आपस में मिल करके समांगी मिश्रण बनाते हैं, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, हायर क्वालिटी का होता है। गलनांक मतलब जिसपे एक ऐसा ताप जिसमें धातु गलने की अवस्था में आ जाती है, पिघलने की अवस्था में आ जाती है। जैसे लोहा, अब लोहा को आप अगर गैस चूल्हे पे रख दो तो क्या वो पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। लोहा को पिघलाने के लिए हायर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 6000 डिग्री या 3000 डिग्री या 4000 डिग्री कापर को पिघलाने के लिए हायर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इनका गलनांक उच्च होता है, इनका घनत्व भी उच्च होता है। घनत्व किसे कहते हैं, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये होता है धातु। सातवीं इनकी क्या विशेषता है, आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इनको पीट करके आप हथौड़े से लोहे को पीट करके उनकी लंबाई बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, पिघला करके उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हो। ठीक है, आघातवर्धनी ये होता है। जैसे सोना व चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनी, क्यों, क्योंकि सोना अगर मिल गया तो उससे आप दुनिया की कोई भी वस्तु बना सकते हो, अंगूठी, गले का हार, चैन, सब कुछ बना सकते हो। वही हाल चांदी का भी होता है। ठीक है, तो सोना व चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी है। पहला फैक्ट्स आपका तैयार होना चाहिए। दूसरा, इन्हें अन्य पतले तारों में खींचा जा सकता है। आप पिघला करके इसे लंबा चौड़ा, कम बेसी, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट्स है, चांदी सर्वोत्तम संचालक होता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात विद्युत के प्रति, विद्युत को अगर लोहे से भी ज़्यादा तेज प्रवाह करना हो तो चांदी लगा दीजिए। सबसे अधिक तीव्रतम गति से चांदी में विद्युत फ्लो करंट होता है, विद्युत धारा फ्लो होता है, अर्थात चांदी सर्वोत्तम संचालक होता है। सीसा में निम्नतम संचालक होता है। सीसा में अगर आप विद्युत फ्लो प्रवाह करोगे तो सीसा में बहुत ही कम विद्युत धारा बहती है, फ्लो होती है। ये तो आपने पढ़ा धातु क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है। ठीक है, अधातु क्या होती है, जिस तरीके से आपने देखा कि धातु ठोस होती है, वैसे अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस की क्या होती हैं, गंधक।
द्रव क्या होती हैं, ब्रोमीन, गैस क्या होती हैं, ऑक्सीजन। ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ठोस धातु में, धातु केवल ठोस में होती है और अधातु किस में होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है। जहां धातु अपारदर्शी होती है वहीं अधातु पारदर्शी भी हो सकती है, अपारदर्शी भी हो सकती है, पारभासी भी हो सकती है। तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। पारदर्शी का मतलब जिसमें बाहर दिखाई दे, अपारदर्शी का मतलब जिसमें दिखाई न दे, पारभासी का मतलब दोनों अवस्थाएं, ठीक है, दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता। इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन को छोड़ करके अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। ये प्रायः कुचालक होते हैं, किंतु यहां भी एक क्वेश्चन आपका क्लियर है, बनता है। अपवाद, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के प्रति सुचालक होता है। गैस कार्बन को छोड़ करके जो है, ग्रेफाइट गैस कार्बन को छोड़ करके ये प्रायः क्या होते हैं, कुचालक, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये आपस में मिलकर के मिश्र धातु नहीं बनाते हैं। जैसे ये क्या थे कि ये मिलकर के उच्च ये समांगी मिश्रण बनाते थे जिनको मिश्र धातु कहते हैं। ये आपस में मिलते वगैरह नहीं है, इन ये अलग रहते हैं, इनमें मिश्र धातु नहीं बनता। ये बात अलग है कि थोड़े बहुत मिलते हैं, जैसे इस्पात में 1% आप कार्बन मिला सकते हो, 1% आप इस्पात में जो स्टील बनता है, लोहा इस्पात में, उसमें 1% कार्बन आपको मिला कर दिया जाता है, अर्थात उसमें 1% कार्बन मिलाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हो गया धातु अधातु में अंतर क्या है, धातु अधातु के गुण क्या हैं, धातु की विशेषता क्या है, तत्व क्या होता है, तत्व की परिभाषा क्या होती है, वगैरह वगैरह। इतना आप लोग कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, जहाँ कोई भी परेशानी हो आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पर जैसे कुछ धातु को हम पढ़ाएंगे, कुछ धातु जैसे जहाँ से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। जितना आप हमको मोटिवेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना उतना ही हम मैक्सिमम सेलेक्टेड वाइज क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, उतना ही बेहतरीन ढंग से हमको भी एनर्जी मिलती रहेगी, आपको भी एनर्जी मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से हम लोग नए नए टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं हम लोग धातु के कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी विशेषता को लेकर के। इसी तरीके से हम लोग पूरे सब्जेक्ट्स को जो फैक्ट्स का है कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स।